हाय एवरीवन, मैं किरण, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। व्याकरण का दूसरा पाठ है, पार्ट 2, वर्णमाला और मात्राएं। आज हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी, जिसमें आप छोटी की तो बात करते हैं, लेकिन आप इसमें समझने वाली बात है कि छोटी क्या है। जैसे बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। अब इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाई भाषा, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भाषा क्या है। जो हम मुंह से बोलते हैं और आप समझते हैं, वही तो भाषा है ना। अपनी बात को समझाना और दूसरे की बात को समझना, वही भाषा है। तो वही जो हमारे मुख से निकलता है वही भाषा है, और अनेक जो ध्वनियां निकलती हैं वही भाषा का रूप हो जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। इन ध्वनियों को अगर आप देखें तो इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। इन ध्वनियों के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। आप कैसे करोगे? इनको लिखित रूप में हम वर्ण कहते हैं। मौखिक रूप में कैसे टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन लिखित रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमने ये अनार लिखा है, अनार में ये अ हो गया, आधा न हो गया, फिर आ की मात्रा यहाँ लगी है, ये आ की मात्रा हो गई, फिर ना, र, और फिर य। क्योंकि हर वर्ण के पीछे एक उसका आधार स्वर और व्यंजन में उसके साथ स्वर लगा होता है। अब इसमें आप देखें कि अनार में आ की मात्रा स्वर लगा हुआ है। र, आप कभी भी कोई वर्ण अकेले उसको नहीं बोल सकते, उसका एक आधार होता है, उसके साथ स्वर लगा हुआ रहता है। तो आप अनार में ऐसे देखेंगे कि अ, फिर आधा न, ये हलंत है इसलिए न आधा हुआ, फिर आ, फिर आधा र, और फिर अ। पूरा देखेंगे तो अ प्लस न आधा प्लस आ प्लस आधा र प्लस अ। इसको पूरा मिला के हम कहेंगे अनार। तो ये सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। और ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कमल। अब कमल में कैसे इसको समझेंगे हम? क, आधा क, हलंत नीचे लग गया है, आधा क हो गया, अ प्लस म प्लस अ प्लस ल आधा प्लस अ, ये हो गया क म ल, कमल। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मटर। मटर में आधा म प्लस अ प्लस आधा ट प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ, मटर। एक बार और समझते हैं, आधा म प्लस अ प्लस आधा ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, ये हुआ मटर। तो हम वर्ण को मौखिक रूप से तो नहीं बांट सकते, पर लिखित रूप से हम इसको बांट के और समझ सकते हैं। स्वर और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन, जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तब वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर अ आ ई और व्यंजन क ख ग घ, उससे जब मिलता है तब वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। आपने पहले से शुरुआत से ही पढ़ा होगा। पहले शुरुआत स्वर से होती है, अ आ ई, आप एक निश्चित क्रम उसका भी होता है, और उसके बाद आता है व्यंजन क ख ग घ, उसका भी एक निश्चित क्रम होता है। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो वही कह रहा है कि वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। ये मूल व्यंजन 11 स्वर मतलब अ आई, आ आदि, और 33 मूल व्यंजन मतलब क ख, इसकी बात कर रहा है। तो जो स्वर में आते हैं 11 स्वर हैं हमारे, और 33 मूल व्यंजन हैं जो क ख ग घ हमारे 33 हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि स्वर और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला का निर्माण होता है। तो हम आगे देखेंगे कि स्वर क्या है। स्वर
जो वर्णमाला के प्रकार में आते हैं, तो वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अभी हम स्वर के बारे में जानेंगे। किसी ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। किसी भी ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि कहलाते हैं। आप कभी भी बोल के देखिएगा कि ध्वनि जो वर्ण होता है, जो स्वर होता है, वो आपको कभी भी बोलने में कोई भी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। उसमें कोई भी ऐसी आहट नहीं होगी कि बिना उसके आपको व्यंजन की सहायता लेनी पड़े या किसी और की भी सहायता लेनी पड़े। आप स्वर को बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आइए हम उनका क्रम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। फिर से इसका क्रम एक बार और देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे हिंदी के स्वर के क्रम है और इनका निश्चित क्रम होता है। आप ऐसा नहीं है कि इसको इधर लिख देंगे या इसको इधर लिख देंगे। इनका जो निश्चित क्रम है वो अपनी जगह पे ही होता है। आप इधर उधर करके ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। इनका जो आधार जो अ के बाद आ ही आएगा और आ के बाद ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो क्रम इनका निर्धारित है, आप इन्हीं क्रम में इनको लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो हम देखेंगे कि स्वर में एक तो बिना आप इसको बिना किसी ध्वनि की सहायता से आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा, स्वर 11 होते हैं और इनका क्रम भी निश्चित होता है। ये बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में देखा और इनका जो निश्चित क्रम होता है वो ऐसे ही होता है। आप एक बार कोशिश करके बोल के देखिएगा। इनको ऐसे ही बोला जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है। स्वर हमने देखा कि स्वर में को बोलने के लिए इसमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना सहायता, बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन हम देखते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अभी आपने देखा कि व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। मतलब व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। अगर व्यंजन हमें बोलना है तो मीन्स स्वर उसके पीछे लगे होते हैं, तभी हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है। स्वरों की सहायता, जिसमें सहायता लगती है तो वो व्यंजन हो जाते हैं और जब साथ में बोले जाते हैं तो वो अक्षर, पूरे शब्द अक्षर बन जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं और स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। अब अक्षर की बात करते हैं तो पूरे जो व्यंजन है वो 33, मूल व्यंजन जितने हैं वो 33 हैं। क से लेकर ह तक जो मूल व्यंजन है वो 33 है, क से लेकर ह तक। और अतिरिक्त 2 आते हैं, ड और ध, 2 अतिरिक्त हैं। व्यंजन में अतिरिक्त 2 हैं, ड और ध, और मूल कितने हैं? मूल 33 हैं, जो क से लेके ह तक आते हैं। तो आपने देखा, एक बार और देख लेते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वो जिसमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो बिना सहायता के उनको उच्चारण किया जाता है। और व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं और स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाती हैं। इसमें कितने हैं? इसमें मूल 33 मूल व्यंजन हैं जो क से ह तक हैं और 2 अतिरिक्त हैं, ड और ध। अभी हमने देखा स्वर और व्यंजन। व्यंजन में हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। हिंदी में छ, त्र, ज्ञ और श, 4 जो ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं
जिसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, मतलब जिसमें दो वर्ण मिले होते हैं तब जाके ये संयुक्त व्यंजन बनता है। अब आधा क और श, षटकोण वाला श मिलके छत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें स्वर और व्यंजन कैसे हुआ, आपने अभी पढ़ा है कि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वरों की सहायता से हम नहीं बोल सकते, इसलिए इसमें व्यंजन में स्वर इंक्लूडेड है। तो क, आधा क और श मिलके छत्र बनता है। ऐसे ही आधा त और र मिलके पूरा त्र बनता है। आधा ज और य मिलके ज्ञ, पूरा ये ज्ञानी का निर्माण होता है, ज्ञ से ज्ञानी। और श, आधा सलजम वाला स और र मिलके श्र का निर्माण होता है। इसी वजह से ये संयुक्त, दो मिले हुए हैं तब जाके एक तीसरे का निर्माण होता है, इस वजह से ये संयुक्त कहलाते हैं। अब ऐसे ही आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजनों में ही, तो अनुस्वार व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन में स्वरों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अब जैसे कि इसमें कौन से शब्द आ सकते हैं, मान लीजिए अंक, अंक। अब आपने देखा ये अंक के ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है, ये अंक के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसलिए ये अनुस्वार। अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगी रहती है। ये अंक ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, और कोई अक्षर, हाँ, और लिख सकते हैं आप पंख, इसके ऊपर भी देखिए बिंदी लगी हुई है, पंख। उसके बाद शंख, शंख। अच्छा, आपने ध्यान दिया अनुस्वार क्यों बोला गया? देखिए, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो नाक से बोलते हैं अनुस्वार, इसमें थोड़े नाक से आपकी आवाज आती है। अंक, न, देखिए अंक, पंख, शंख, तो इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा आप नाक से आवाज आती है। तो स्वरों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अब आपको याद रहेगा, अनुस्वार मतलब आप थोड़ा सा नाक से आपके आवाज आएगी। अब दूसरा हम देखते हैं अनुनासिका व्यंजन। अनुनासिका, स्वर के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को हम अनुनासिका कहते हैं। अब चंद्र बिंदु, यहाँ पे आपने देखा सिर्फ बिंदु लगा हुआ है, पर यहाँ पे चंद्र बिंदु मतलब चंदा मामा के जैसा और ऊपर एक बिंदु, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये अनुनासिका। अब इसके आपको अक्षर पता है कि ये कहाँ पे लगेगा, कोई शब्द? अच्छा, देखते हैं इसके भी कोई शब्द देखते हैं, जैसे आंख, आंख, आंख के ऊपर देखिए ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आंख। और कोई शब्द, आप भी थोड़ा सोचिए, और कोई शब्द? बांस, और कोई शब्द? बांस, सोचिए आप, बांस। और कुछ? सांस। ये शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। ऐसे ही आप और भी शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है। अब आगे आते हैं अनुनासिका, हमने देख लिया, अनुस्वार देख लिया। अब हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग में स्वर के बाद लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग, अब विसर्ग में देखिए आपने ऐसे दो बिंदु होते हैं विसर्ग, जिसमें शब्द के अंत में लगते हैं ये बिंदु दो, वहां पे विसर्ग हो जाता है। अब विसर्ग के लिए आपने शब्द देखे होंगे, जैसे होता है दुख, दुख, ये देखिए दो बिंदुओं का हमने यहां प्रयोग किया है, ये होगा दुख। और ऐसे ही दुख हो गया, अतः, और भी शब्द हैं, प्रातः, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ये तो अभी कुछ ही उदाहरण है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। आप इसमें देखिएगा, आपकी बुक में आपको मिलेंगे और उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग। आपने अभी देखा, इसमें आप एक बार हम फिर से देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? और ये चार होते हैं, छत्र, त्र, ज्ञ और श्र। अनुस्वार, स्वरों के ऊपर लगने वाले बिंदु, जो ऊपर बिंदु लगते हैं अनुस्वार बिंदु कहलाते हैं। अनुनासिका, जो चंद्र बिंदु होता है
वो अनुनासिका कहलाती है। और विसर्ग जो अंत में, शब्द के अंत में ही प्रयोग होता है या बीच में प्रयोग होता है, पर दो होते हैं, ये दो बिंदु होते हैं, तब हम विसर्ग उसको कह सकते हैं। हलंत, हलंत कहाँ पे लगता है? ये सबसे पहले तो ये हलंत है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये नीचे लगता है। कोई भी अक्षर है, जैसे क ही है, उसके नीचे हलंत हो गया, चाहे च है उसके नीचे, मीन्स इसका मतलब ही होता है कि अक्षर आधा हो गया। ठीक है, अब हलंत की हम बात करें तो स्वर रहित व्यंजन को हल लगाकर लिखते हैं। स्वर रहित, स्वर रहित में कहाँ आते हैं? स्वर रहित, जैसे ये रहा स्वरयुक्त, क आधा प्लस अ पूरा, तब ये पूरा आप स्वर युक्त हो जाएगा। और जहां ये आधा लग गया तो ये आधा होता है, मीन्स आधा इसमें स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है और ये स्वर युक्त है, इसलिए ये पूरा है। जहां पे आधा हो गया वहां पे स्वर आपका लगा ही नहीं है, रहित हो गया, और जहां पे लग गया है मतलब वो पूरा होगा तो वो स्वर युक्त होगा। तो वहीं पे बात करें, स्वर रहित व्यंजन को हल लगाकर लिखते हैं और स्वर युक्त हो जाने पर ये अक्षर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अक्षर। तो मतलब ये अक्षर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा लग गया है तो ये अक्षर हो जाएगा, और अगर इसमें आधा हो जाता जैसे यहाँ पे है तो ये अक्षर नहीं होता है, तब ये हलंत लगा के लिखते हैं तो इसमें कोई अक्षर नहीं, और जब यहाँ पे पूरा स्वर के साथ हो जाता है तब ये अक्षर हो जाता है, तो ये स्वरयुक्त और ये अक्षर हो जाता है। इनसे एक बार और देख लेते हैं कि स्वर रहित व्यंजन को हल लगा कर लिखते हैं, स्वर युक्त हो जाने पर ये अक्षर हो जाते हैं। जैसे आपने बताया अभी क, जिसमें आधा लगा हुआ है तो ये स्वर रहित है, और इसमें पूरा लगा हुआ है, क के साथ अ है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, ये अ है। अभी हमने बताया कि ये स्वर में आता है अ आ ई, ये अ लगा हुआ है तो ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिलकर एक पूरा हो गया, तो ये पूरा क हो गया, जिसको हम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।